बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। सालार गजनी पार्ट 11। अली तकंदरी जब अब्दुल रज़ाक के लश्कर के सामने आया तो उसकी खुशी, उसकी तमानियत की कोई इंतहा ना थी। उसे जब ये एहसास हुआ कि सुल्तान मसूद गजनवी का छोटा सा एक लश्कर उसका मुकाबला करने के लिए आया है, तब वो लोमड़ी से शेर हो गया। उसने दम नहीं लिया, बल्कि आते ही सफ़े दुरुस्त की। उसकी तरफ देखते हुए अब्दुल रज़ाक भी अपने काम की तकमील कर चुका था। चुनाचे पहल अली तकंदरी की तरफ से हुई। अपने लश्कर को उसने आगे बढ़ाया। उसके बाद वो अब्दुल रज़ाक के लश्कर पर हमलावर हो गया था। अब्दुल रज़ाक खुद जंग का वसी तजर्बा रखता था। वो अली तकंदरी के इस तरह हमलावर होने से दबा नहीं, बल्कि वो भी अपने लश्कर को हरकत में लाया। उसके बाद वो अली तकंदरी के लश्कर पर उबलते बहर की तरह हमलावर हो गया था। अली तकंदरी को पुख्ता यकीन था कि सुल्तान मसूद गजनवी का लश्कर ज्यादा देर तक उसके सामने ठहर नहीं सकेगा और वो उसका कला कमा कर देगा, और जिस कदर उसके पास सामान है उसे समेटकर वापस अपने मरकजी किले की तरफ चला जाएगा। इस बिना पर उसने अपने लश्कर के बीच में रहते हुए अपने लश्करियों को जंग तेज करने के लिए उन्हें ललकारा। वो बड़े सुकून के साथ अपने लश्करियों को अपने दुश्मन से टकराने का मौका फराहम करना चाहता था, ताकि उसके लश्कर का नुकसान कम और दुश्मन के लश्कर का नुकसान ज्यादा हो। लेकिन यह उसकी जाती सोच थी, इसलिए कि वो नहीं जानता था अनकरीब उसके खिलाफ एक ना टलने वाला अजाब, एक ना रुकने वाली अजियत नमूदार होने वाली है। अली तकंदरी और अब्दुल रज़ाक को आपस में टकराए अभी थोड़ी देर हुई थी कि अचानक एक समत से अली बिन रबी अपने लश्कर के साथ नमूदार हुआ। उसके बाद वो अली तकंदरी के लश्कर के एक पहलू पर हमलावर हो गया था। अली बिन रबी का यह हमला ऐसा जोरदार, शदीद और जानलेवा था कि वो हमलावर होते हुए अली तकंदरी के लश्कर के अंदर तक घुसता चला गया था, और उसके ऐसा करने से मैदान जंग के अंदर एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। रज़्मगाह के अंदर जर्रा जर्रा तूफान लम्हा लम्हा खूनी भंवर की सूरत इख्तियार करने लगा था। दिलों के कशकोल लहू लहू होना शुरू हो गए थे। आहों का कर्ब, मायूसी के अश्क और अजाबो कर्ब की शिकनें उतरने लगी थी। उस मौके पर अली तकंदरी ने अपने लश्करियों को ललकारा ताकि वो अपने हमलों में तेजी और शिद्दत पैदा करे, लेकिन अब ऐसा करना मुमकिन न रहा था, इसलिए कि अली बिन रबी बेरोक रक्सा लहरों की तरह अली तकंदरी के लश्कर के वस्ती हिस्से में पहुंचकर वहशी बगोलों और तिलिस्म के तूफानों की तरह मौत का एक रक्स शुरू कर चुका था, और अली तकंदरी को गिरफ्तार कर लिया गया था। बड़ी तेजी से इब्ने रबी ने अली तकंदरी के लश्कर का कत्लेआम शुरू किया था। दूसरी तरफ यही खेल अब्दुल रज़ाक भी खेलना शुरू हो चुका था। अब तकबीरें बुलंद करते हुए अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक दोनों ने एक तरह से अली तकंदरी के लश्कर का घेराव कर लिया था। अली तकंदरी के लश्करियों को भी खबर हो चुकी थी कि अली तकंदरी को गिरफ्तार किया जा चुका है। बड़ी तेजी से उनका कत्लेआम हो रहा है, लिहाजा वो भागने की राहें तलाश करने लगे। अब भागना भी मुश्किल था, इसलिए कि उनका मुकम्मल तौर पर घेराव हो चुका था। अब चारों तरफ से उनका कत्लेआम बड़ी तेजी से हो रहा था, यहां तक कि अली तकंदरी के जंगजुओं का खात्मा कर दिया गया। उस खात्मे के बाद अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक दोनों ने मिलकर पहले अपने लश्कर का जायजा लिया, जख्मियों की खूब देखभाल की। अपने लश्कर के उस महफूज हिस्से को जिसने जंग में हिस्सा नहीं लिया था, लश्करियों के खाना तैयार करने का हुक्म दिया। लश्करी एक जगह बैठ गए और अपने कुछ छोटे सालारों को अली बिन रबी ने अली तकंदरी को लाने के लिए कहा था। चुनाचे अली तकंदरी को उस जगह लाया गया जहां अली बिन रबी, अब्दुल रज़ाक अपने दूसरे साथी सालारों के साथ बैठे हुए थे। कुछ देर तक नफरत भरे अंदाज और सख्त गैज़ो गज़ब की हालत में अली बिन रबी अली तकंदरी की तरफ देखता रहा। फिर बड़े खुश्क लहजे में उसे मुखातिब करके कहने लगा, तू एक अरसे से फूल पत्तियों को रोनता रहा, अपनी गंदी ख्वाहिश, अपने जलील मकासद की तकमील के लिए खूनी तकाज़ों और हवस का तलबगार रहा। अली तकंदरी, तू एक खुदसर जहरीले सांप की तरह सब्जाजार वादियों में मौत का खेल खेलता रहा, आग थूकते दश्त की तरह हसीन वादियों को जलाता रहा, इन इलाकों के लोगों के लिए मजबूरियां तराशता रहा, बल्कि इनके ख्यालात के दायरे तंग करता रहा। क्या कभी तूने ये ना सोचा कि कभी ना कभी सच्चे जज्बों का कोई जौहर बनकर, वहशतों का रक्स बनकर तेरे खिलाफ हरकत में आएगा? यहां तक कहने के बाद अली बिन रबी दम लेने के लिए रुका। वो अभी मजीद कुछ कहना चाहता था कि बीच में अली तकंदरी बोल उठा,
علی بن ربی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں نہیں جانتا تو کون ہے، اس لشکر میں تیری کیا حیثیت ہے، تیرا کیا نام ہے، پر میں تم سے یہ کہوں کہ میں نے اس سے پہلے موت کے مناظر کے پس منظر میں بے انت موت کی کڑوی داستانیں ریزہ ریزہ کرتے، کرخت لہجے، بے یقینی کے موسم، بے اما ہونے کے دکھ دیکھ رکھے ہیں۔ ان باتوں کا مجھ پر اثر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ وہ مجھے عذاب رتوں، زوال خیالوں میں تبدیل کر کے رکھ دے گا تو یہ اس کی بھول ہے۔ مجھ سے مخاطب ہونے والے، اگر میں بستیوں میں بارود، ذہنوں میں آگ، لفظوں میں حدت، دلوں میں زہر بھر سکتا ہوں تو یاد رکھنا تیرے ہر چشم شعور کو وقت کے دھارے میں بے بسر کر سکتا ہوں، تیرے احساسات کو مستول کر سکتا ہوں، تجھ سے تیرے دل کی یکسوئی تک چھین سکتا ہوں۔ یاد رکھنا میں علی تکندری ہوں، میں نہیں تو میرا کوئی نہ کوئی ساتھی تیری شادابی کو بے یقینی کے موسموں میں بدل دے گا۔ اگر تو میرا خاتمہ بھی کر دے تب بھی میں تجھ سے کہوں کہ وقت کی دھواں دھواں ہواؤں، غبار غبار فضاؤں میں میرا کوئی نہ کوئی ساتھی، میرا کوئی نہ کوئی عزیز، میرا کوئی نہ کوئی لشکر تیرے لیے کسی نہ کسی روز موت کے بند دروازے ضرور کھولے گا، اور تیرے شعور ذات کے پیمانے میں موت کے کیمیائی لفظوں کا رقص بن کر داخل ہوگا۔ علی تکندری کے ان لفظوں سے شاید علی بن ربی تاؤ کھا گیا تھا، ایک دم برق کے کوندے کی طرح اٹھ کھڑا ہوا، دایاں ہاتھ اس کا حرکت میں آیا اور ایسا زوردار تھپڑ اس نے علی تکندری کے منہ پر مارا کہ علی تکندری لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گر گیا تھا۔ نفرت کے انداز میں علی بن ربی نے زمین پر تھوکا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ ہے تمہاری قوت مدافعت، ایک تماچا کھا کر بری طرح زمین پر گر گئے ہو۔ قسم خداوند قدوس کی، اگر تجھے سلطان مسعود غزنوی کے سامنے زندہ پکڑ کر نہ لے جانا ہوتا تو میں یہی میدان جنگ میں تمہیں انتہائی ذلت کی موت مارتا۔ تمہارا کوئی نہ کوئی ساتھی مجھ سے تمہاری موت کا انتقام لے گا، تو یاد رکھنا اس دن کے بعد تیرا کوئی ساتھی تیرا نام لینا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اس موقع پر علی بن ربی نے اپنے ایک سالار کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا، وہ قریب آیا، اس کے کان میں علی بن ربی نے کچھ کہا، جسے سن کر وہ بھاگتا بھاگتا واپس گیا۔ پھر وہ لوٹ کر آیا اور اس نے علی تکندری کو بیڑیاں پہنا دی تھی۔ 2 دن تک علی بن ربی نے اپنے لشکر کو وہاں سستانے کا موقع فراہم کیا، اس کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ واپس گورگان کی طرف ہو لیا تھا۔ علی بن ربی اور عبد الرزاق دونوں اپنے لشکر کو لے کر جب گورگان کے بالکل نواح میں پہنچے تب شہر کے بالکل پاس سلطان اپنے سالاروں اور امراء کے ساتھ کھڑا تھا۔ ہاتھ کے اشارے سے سلطان نے لشکر کو رک جانے کا حکم دیا، جس پر علی بن ربی نے لشکر کو روک دیا۔ پھر علی بن ربی اور عبد الرزاق اپنے گھوڑوں سے اتر کر سلطان کے پاس آئے۔ سلطان نے ان سے بغل گیر ہوتے ہوئے انہیں ان کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ پھر سلطان علی بن ربی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن ربی، پہلے تم دونوں کو میں اس کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں، ساتھ ہی مجھے یہ بھی خبر ملی ہے کہ تم نے علی تکندری کو زندہ گرفتار کر لیا ہے۔ تم چاہتے تو اسے موت کے گھاٹ اتار سکتے تھے، تمہاری بڑی دانشمندی ہے کہ تم اسے زندہ پکڑ کر میرے پاس لائے ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رکا، اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، میں شہر سے باہر اس لیے کھڑا ہوں کہ میں علی تکندری جیسے ذلیل اور شیطان صفت انسان کو اس شہر میں داخل ہونے نہیں دینا چاہتا۔ شہر سے باہر ہی اس کے لیے سزا تجویز کرتا ہوں، ذرا اسے میرے سامنے پیش کرو۔ سلطان کی ان الفاظ کے بعد علی بن ربی نے مخصوص اشارہ عبد الرزاق کو کیا، جس پر اس نے اپنے ایک ساتھی کو حکم دیا کہ وہ علی تکندری کو لے کر آئے۔ چنانچہ علی تکندری جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا اسے لا کر سلطان کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اسے دیکھ کر غصے اور غضب ناکی میں سلطان مسعود غزنوی کی حالت دہکتے انگاروں، سلگتی چنگاریوں کی سی ہو کر رہ گئی تھی۔ کچھ دیر تک کھا جانے والے انداز میں سلطان اسے دیکھتا رہا، پھر اسے مخاطب کیا، بدبخت انسان، کیا تو ہوس کے سمندر میں ڈوب کر یہ بھول گیا تھا کہ روشنی کیا ہے، تاریکی کیا ہے، خدا کیا ہے، ابلیس کیا ہے، جرم کیا ہے، خیر کیا ہے، سزا کیا ہے، جزا کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے؟ تو لوگوں کے خوابوں کو کرچی کرچی کرتے ہوئے ان پر عذاب لمحوں اور جبر و جور کا لباس پہن کر ان پر جھپٹتا رہا۔ بدبخت انسان، تو ظلمات کی جنگ کرتا رہا۔ سن شیطان صفت انسان، تو نے گلیاں ویران کی، بستیاں تباہ کی، رات کی سیاہی میں شیطانی رقص کرتا رہا۔ لکڑی کے تختوں کو چاٹ دینے والی خونی دمک کی طرح تو دل و جان کی راحتوں کو پامال کرتا رہا۔ تو کیا سمجھ کر، کیا جان کر لوگوں کی زیست کے پیمانوں میں زہر گھولتا رہا؟ کیا کبھی تو نے یہ نہ سوچا کسی نہ کسی روز تباہی کے تیز دھاروں، تن طوفانوں کی یلغار کا رخ تمہاری طرف ہو جائے گا؟ کیا تو نے کبھی یہ نہ سوچا
قضا کے تیز نشتروں کی طرح کوئی تیرے خلاف بھی حرکت میں آئے گا اور تیری خودسری اور ستم پروری کو لہو کے ہولناک تلاتم کا شکار کر دے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رکا۔ دوبارہ اس نے غضبناک نگاہ علی تکندری پر ڈالی، پھر کہنے لگا، میں نہیں چاہتا تیرے جیسا شیطان اور ذلیل انسان اس شہر میں داخل ہو، لہٰذا شہر سے باہر ہی میں چاہتا ہوں تجھے چیل کووں کی خوراک بنا دیا جائے۔ سلطان کے الفاظ سن کر علی تکندری کا رنگ پیلا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سلطان نے اپنے کچھ ان سالاروں کو حکم دیا جو اس کے ساتھ گورگان شہر میں قیام کیے ہوئے تھے، اور انہوں نے علی تکندری کو اپنے ساتھ لے جا کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان نے علی تکندری کے قتل کا حکم جاری کرتے ہوئے اسے اس کے ہولناک انجام تک پہنچایا۔ راحیل اور روبیل اپنے باغ سے اپنی حویلی میں داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے مارا بھی آ گئی۔ اسے دیکھتے ہی راحیل کہنے لگی، اچھا ہوا تم آ گئی، میرے پاس تمہارے لیے بھی اچھی خبر ہے۔ تینوں دیوان خانے میں داخل ہوئے۔ مارا اور راحیل آمنے سامنے بیٹھ گئی۔ پھر گفتگو کا آغاز مارا نے کیا اور راحیل کو مخاطب کر کے کہنے لگی، پہلے تم بتاؤ کہ تمہارے پاس میرے لیے کیسی اچھی یا خوشی کی خبر ہے۔ جواب میں راحیل مسکراتے ہوئے کہنے لگی، یقیناً میرے پاس ایک خوشی کی خبر ہے، لیکن چونکہ اس خبر سے متعلق گفتگو کا آغاز تمہاری طرف سے ہوا ہے، لہٰذا تم پہلے بتاؤ گی کہ کون سی اچھی خبر لے کر آئی ہو، پھر میں تم پر خبر کا انکشاف کروں۔ مارا مان گئی، اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، اس کے بعد باری باری راحیل اور روبیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میرے پاس تمہارے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ سلطان اپنی مہم میں جہاں کامیاب رہے ہیں، وہاں بھائی علی بن ربیع، عبد الرزاق دونوں نے علی تکندری ڈاکو کا بھی خاتمہ کر دیا ہے، اس کے قلعے پر قبضہ کر لیا ہے۔ سنا ہے کہ وہاں سے بڑا مال غنیمت اور دولت ہاتھ لگی ہے۔ لشکر اس وقت گورگان میں قیام کیے ہوئے ہے۔ امید ہے گورگان سے لشکر غزنی کی طرف کوچ کرے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد مارا راحیل کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اب تم کہو تمہارے پاس میرے لیے کیسی خوشخبری ہے۔ جواب میں راحیل مسکرائی، کہنے لگی، جو خبر میں تمہیں کہنا چاہتی تھی تم نے خود ہی کہہ دی ہے، اب میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں رہا۔ مارا نے غور سے راحیل کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، تم دونوں بہن بھائی باغات کی طرف گئے تھے، تمہیں کیسے خبر ہو گئی کہ سلطان کا لشکر اپنی مہم کو سر کر کے گورگان میں قیام کر گیا ہے؟ اس پر راحیل بولی اور کہنے لگی، باغات میں کام کرتے ہوئے روبیل نماز کے لیے شہر میں آیا، مسجد میں اسے خبر ہوئی کہ سلطان اور ان کے سالار اپنی مہم میں کامیاب رہے ہیں۔ لشکر سے کچھ مخبر غزنی شہر میں داخل ہوئے تھے جنہوں نے یہ خبریں دی۔ راحیل جب خاموش ہوئی تب مارا بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پھر کہنے لگی، راحیل، اس کے بعد جب لشکر آئے گا تو ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ بڑے انوکھے انداز میں استقبال کرنے والے لوگوں میں شامل ہوں گے۔ راحیل نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ اس کے بعد مارا بولی اور کہنے لگی، چلو آؤ میں تمہارے ساتھ مطبخ میں کام کرتی ہوں، آج میں کھانا بھی تم دونوں بہن بھائی کے ساتھ کھاؤں گی۔ اس پر راحیل خوش ہو گئی تھی، پھر دونوں اٹھ کر مطبخ کی طرف ہولی تھی۔ سلطان مسعود غزنوی اپنے لشکر کے ساتھ گورگان سے واپس غزنی کا رخ کرنا چاہتا تھا۔ جس روز اس نے گورگان سے نکل کر غزنی کی طرف روانہ ہونا تھا، اس سے 2 روز پہلے اسے ناقابل برداشت خبریں ملی۔ پہلی خبر یہ تھی کہ کچھ ترکمان وہاں نقل مکانی کر رہے ہیں، وہ مرو شہر کے گرد و نواح میں جمع ہو رہے ہیں۔ ان کے کیا ارادے ہیں کسی کو کچھ خبر نہ ہوئی تھی۔ یہ بھی سلطان کو خبریں ملی تھیں کہ یہ ترکمان اپنے سردار پیگو کی سرکردگی میں اجتماع کر رہے ہیں۔ دوسری بری خبر سلطان کو یہ ملی کہ غیر مسلم ترکمانوں کے کئی گروہ اور دستے ان شاہراہ پر جمع ہو رہے ہیں جو شاہراہ مرو سے ہرات کی طرف جاتی ہے، اور یہ غیر مسلم ہیں اور کسی بھی وقت مسلمانوں کے خلاف خون ریزی اور چھاپا مار جنگ کی ابتدا کر سکتے ہیں۔ تیسری بری خبر جو گورگان کے قیام کے دوران بقول مورخین سلطان کو ملی وہ یہ تھی کہ طوس کے گرد و نواح میں بھی ان گنت ترکمانوں نے اجتماع شروع کر دیا ہے اور وہ کسی بھی وقت ان علاقوں کو روندنے کا کام کر سکتے ہیں۔ چوتھی خبر گورگان ہی میں سلطان مسعود غزنوی کو یہ بھی ملی کہ ماوراء النہر کا حکمران تغرل دریائے آمو کو عبور کرنے کے بعد سلطان کے علاقوں کو ہوس کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، وہ بھی کسی وقت کوئی کارروائی کر سکتا ہے۔ یہ ساری خبریں سن کر سلطان کو بڑی تشویش ہوئی، اس لیے کہ تغرل کے ساتھ جو پچھلی بار جنگ ہوئی تھی جس میں تغرل نے اچانک نمودار ہو کر سلطان کے لشکر پر حملہ کیا، اس میں سلطان کے لشکر کی تعداد کافی کم ہو گئی تھی۔ اس بنا پر سلطان کسی بڑی جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتا تھا، اور مورخین کے مطابق سلطان اپنی سلطنت میں امن اور نظم و نسق درست کر کے ہندوستان کا رخ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہاں سے نئے لشکر بھرتی کر کے اپنے لشکر کی طاقت بڑھائے اور عسکری قوت کو اس قدر مستحکم کر دے
कि अगर उसे बैक वक्त अपने दुश्मनों के खिलाफ कई महाजों पर जंग करनी पड़े तो वो बड़ी आसानी के साथ अपने दुश्मनों से निमट सके। लेकिन हालात अचानक खराब हो गए थे। चुनाचे हिंदुस्तान जाने का मामला सुल्तान ने इल्तवा में डाल दिया और अब उसने पूरी ताकत जो उस वक्त उसके पास थी उसे इस्तेमाल करते हुए तुर्कमानों को नीचा दिखाने का अज़्म कर लिया था। साथ ही उसका यह भी इरादा था कि अपनी ताकत और कुव्वत को बढ़ाकर एक ना एक रोज मावराउल नहर के हुक्मरान तुगरल के खिलाफ जरूर हरकत में आएगा। उन हालात को सामने रखते हुए सुल्तान अपने लश्कर के साथ गोरगान शहर से निकला और मर्व शहर की तरफ रवाना हुआ। उन इलाकों में जो उस वक्त तुर्कमान जमा हो रहे थे वो बड़े जंगजू थे। उनका सुल्तान के इलाकों पर हमलावर होने का कोई इरादा नहीं था। वो अपने लिए ज़राए आमदनी बढ़ाने के चक्कर में थे। चुनाचे उन्हें जब खबर हुई कि सुल्तान अपने लश्कर के साथ मर्व की तरफ कूच कर रहा है तो उन पर जरूर हमलावर होगा। चुनाचे मुअर्रखीन के मुताबिक उन्होंने एक कासिद सुल्तान मसूद गजनवी की तरफ भेजा। सुल्तान ने अभी रास्ते में ही पड़ाव किया हुआ था जब सुल्तान को उसके आने की इत्तला दी गई। सुल्तान ने उसी वक्त उसे अपने खेमे में तलब कर लिया। साथ ही सारे सालारों को भी बुला लिया था। चुनाचे जब सारे सालार आ गए तब कासिद को पेश किया गया। सुल्तान ने उसकी इज्जत अफजाई की इसलिए कि सुल्तान को बताया जा चुका था कि वो अमन चाहते हैं। सुल्तान ने उसे अपने सामने बिठाया, फिर उसे मुखातिब करके पूछा, पहले ये बताओ तुम्हें किसने भेजा है। इस पर वो मुखबिर बोला और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मुझे हमारे सरदार पीगू ने रवाना किया है। सुल्तान ने गौर से उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, पीगू ने मेरी तरफ क्या पैगाम भेजा है। इस पर कासिद बोला और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आप जानते हैं हम अमन चाहते हैं, हम आपके खिलाफ हरकत में नहीं आना चाहते। पीगू ने मेरे जरिए आपकी तरफ ये पैगाम भेजा है कि हमारी कौम पूरी तरह सुल्तान की फर्मा बरदार और इतात गुजार है। हमने जो अब तक बदआमालियां की उनकी वजह यह है कि हमारा कोई जरिया माश नहीं है। अगर सुल्तान हमारे माश के लिए मदद फरमाए और हमारे लिए इतनी जागीर वक्फ कर दें कि जिसकी आमदनी से हमारे अहलो अयाल और जानवरों की कफालत हो सके तो हम सब आपकी खिदमत में हाजिर होकर अपनी गुज़िश्ता बदआमालियों के लिए माफ़ी मांग लेंगे। यहाँ तक कहने के बाद वो कासिद फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ कह रहा था, सुल्तान मोहतरम, हमारे सरदार पीगू ने यह भी वादा किया है कि आइंदा के लिए हम कभी कोई शिकायत का मौका ना देंगे। मुअर्रखीन मजीद लिखते हैं, सुल्तान मसूद गजनवी ने उन तुर्कमानों की उस दरख्वास्त को कबूल कर लिया। उनके सरदार पीगू के पास अपना एक कासिद भेजा ताकि तुर्कमान अपने वादे की जमानत देकर सुल्तान मसूद को आइंदा के लिए नेक चलने का यकीन दिलाएं। तुर्कमानों ने सुल्तान मसूद की ख्वाहिश के मुताबिक कौल और कसम देकर वादे को पूरा करने का यकीन दिलाया। और मुअर्रखीन कहते हैं, उसके बाद सुल्तान मसूद गजनवी ने उनकी ख्वाहिश को पूरा किया और उनकी गुजर बसर के लिए वसी इलाके वक्फ कर दिए। चुनाचे तुर्कमानों से अमन की बात करने के बाद सुल्तान ने अब मर्व शहर जाने की बजाय हिरात शहर का रुख किया था। मुअर्रखीन लिखते हैं कि मर्व से हिरात की तरफ जाते हुए सुल्तान मसूद गजनवी अभी रास्ते में ही था कि तुर्कमानों का एक लश्कर अचानक कोहिस्तानी सिलसिले से नमूदार हुआ और सुल्तान मसूद गजनवी पर हमलावर होकर न सिर्फ लश्कर के पिछले हिस्से को नुकसान पहुंचाया बल्कि लश्कर के पिछले हिस्से में जो खुराक से लदे बारबरदारी के जानवर थे उनमें से बहुत सा सामान लेकर वो कोहिस्तानी सिलसिले में रूपोश हो गए। उन गैर मुस्लिम तुर्कमानों की उस हरकत पर सुल्तान बड़ा बरहम और गजबनाक हुआ। चुनाचे उसने अपने लश्कर को वहीं रोक दिया। अपने सालारों के साथ पहले लश्कर का जायजा लिया। लश्कर के पिछले हिस्से को खासा नुकसान पहुंचा था और बारबरदारी के जानवरों पर जो जरूरत का सामान लदा था उसमें से भी काफी तुर्कमानी ले उड़े थे। ये सूरत हाल देखते हुए सुल्तान ने अपने लश्कर को वहां पड़ाव करने का हुक्म दिया। शायद तुर्कमानों से निपटे बगैर सुल्तान आगे नहीं बढ़ना चाहता था। जब पड़ाव कायम हो गया तब सुल्तान अपने खेमे में नहीं गया। जहां खड़े होकर अपने सालारों के साथ लश्कर को रोका था वहीं अपने सालारों को मुखातिब करके कहने लगा, गैर मुस्लिम तुर्कमानों ने हम पर हमलावर होकर गलती की है। उन लोगों ने हमारे लश्करियों को मौत के घाट उतारा, हमारा सामान भी लूटा। मैंने उनका कला कमा करने के लिए एक मंसूबा बंदी की है। मुझे उम्मीद है तुम मेरी उस मंसूबा बंदी से इत्तेफाक राय रखोगे। हमने वक्त जाया नहीं करना। इस वक्त जबकि सूरज काफी चढ़ आया है, तेज रफ्तार मुखबिर इन कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर भेजते हैं और ये देखते हैं कि हम पर हमलावर होने वाले तुर्कमानों ने कहाँ ठिकाना बना रखा है। उसके बाद उनके खिलाफ हम अपनी कार्रवाई की इब्तदा करेंगे। चुनाचे अली बिन रबी और दीगर सालारों ने उससे इत्तेफाक किया था। उसी वक्त कुछ मुखबिर वहां से रवाना किए थे जो कोहिस्तानी सिलसिलों में घुसकर तुर्कमानों का महल वकूअ जानने के लिए गए थे। दोपहर के करीब वो मुखबिर लौट कर आए। सुल्तान और सारे सालार वैसे ही बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे।
चुनाचे वो सुल्तान के सामने आए। सुल्तान ने बड़ी बेताबी से उन्हें मुखातिब किया, क्या तुम तुर्कमानों से मुतालिक कोई अच्छी खबर लेकर आए हो? इस पर आने वालों में से एक सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, यहाँ से लगभग 10 से 15 मील के दरमियानी इलाके में तुर्कमानों ने कयाम कर रखा है। वो जंगजू हैं और तादाद में भी काफ़ी हैं। वो हमारी पुश्त पर हमलावर हुए और हमारे लश्कर को नुकसान पहुंचाया। यहाँ तक कहने के बाद वो मुखबिर जब खामोश हुआ तब सवालिया अंदाज में सुल्तान मसूद गजनवी ने अली बिन रबी की तरफ देखा। कुछ कहना चाहता था कि अली बिन रबी पहले ही बोल पड़ा। कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, एक काम करते हैं, लश्कर का एक हिस्सा या यूं कह सकते हैं कि आधा हिस्सा आप अपने पास रखें, आधा मेरे हवाले कर दें। अब्दुल रज़ाक मेरे साथ होगा। जो लश्कर मेरे हवाले करेंगे उसको मजीद 2 हिस्सों में तकसीम करूंगा। एक मेरे तहत काम करेगा, दूसरा अब्दुल रज़ाक की कमानदारी में। थोड़ी देर में हम यहाँ से रवाना होंगे। रवानगी से पहले इन कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर हम अपने चंद दस्ते फैला देंगे। रास्ते में जो भी तुर्कमानी नजर आएगा उन्हें मौत के घाट उतारते चले जाएंगे, ताकि तुर्कमानों तक ये खबर ना पहुंचे कि हम वक्त ज़ाया किए बगैर उनके खिलाफ हरकत में आ रहे हैं। हमसे कुछ सामान छीनने और हमारे साथियों को कत्ल करने के बाद वो फतह का जश्न मना रहे होंगे। जो सामान हमसे लेकर गए उन्हें आपस में तकसीम करके बड़ी खुशी और शादमानी का इजहार कर रहे होंगे। बस उन पर हमलावर होने का बेहतरीन और मुनासिब मौका यही है। सुल्तान मसूद गजनवी और दीगर सालारों ने भी अली बिन रबी की उस तजवीज़ से इत्तेफाक किया था। चुनाचे लश्कर की तकसीम से पहले कुछ दस्ते कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर भेजे गए, ताकि कोहिस्तानी सिलसिले में जो भी तुर्कमानी नजर आए उसका खात्मा करते चले जाएं, ताकि तुर्कमानी मुखबिर सुल्तान के लश्कर की नकलो हरकत से अपने सालारों को आगाह ना कर सके। उसके बाद लश्कर की तकसीम को आखिरी शक्ल दी गई। आधा लश्कर सुल्तान ने अपने पास रख लिया था और फिर थोड़ी देर बाद अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक भी अपने लश्कर को लेकर कोहिस्तानी सिलसिले में दाखिल हुए थे। वो मुखबिर जो तुर्कमानियों का महल्ले वकू देख कर आए थे वो रहनुमाई कर रहे थे। चुनाचे 5 से 7 मील कोहिस्तानी सिलसिलों में आगे जाने के बाद अली बिन रबी ने अपने लश्कर को रोक लिया। लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। कुछ मुखबिर अली बिन रबी ने अपने पास रखे, कुछ अब्दुल रज़ाक के हवाले किए। फिर अब्दुल रज़ाक को मुखातिब करते हुए अली बिन रबी कहने लगा, अब्दुल रज़ाक मेरे भाई, मुखबिर हमें रास्ते में बता चुके हैं जिस जगह हमें नुकसान पहुंचाने वाले तुर्कमानियों के लश्कर ने पड़ाव कर रखा है वो एक खुली वादी है और मुख्तलिफ समतों से कुछ दर्रे उस वादी में दाखिल होते हैं। हमारे वो मुखबिर हमारे साथ हैं जो उनके महल्ले वकू से वाकिफ हैं, लिहाजा लश्कर को तो हमने तकसीम कर दिया है, लेकिन लश्कर यकजा होकर इस वादी तक जाएगा। मुखबिरों का कहना है अगर हम एक ऐसे दर्रे में दाखिल हों जो शुमाल मगरिब के रुख पर है तो उसके बाएं जानिब कदरे बुलंद पहाड़ी सिलसिला है, जिसके साथ बाएं जानिब रास्ता है जो आगे जाके एक दर्रे के सामने से गुजरता है। इस मौके पर मैं चाहूंगा कि वो दर्रा जो शुमाल मगरिब की तरफ पर खुलता है उसके करीब जाकर तुम अपने लश्कर के हिस्से को लेकर मुझसे अलग हो जाना और उस पहाड़ी की ओट में हो जाना जिसके साथ रास्ता बाएं जानिब जाके एक दर्रे के सामने से गुजरता है। मैं शुमाल मशरिक के दर्रे से दाखिल होऊंगा। जाहिर है मुझे देखते ही तुर्कमान मुझ पर हमलावर होने के लिए लपकेंगे। जब मैं उनसे टकरा जाऊं तो मुझे उम्मीद है कि तुम इतनी देर तक इस छोटी पहाड़ी के साथ साथ बाएं जानिब जाकर उस दर्रे के करीब पहुंच चुके होगे और फिर पुश्त की जानिब तुम भी तुर्कमानों पर हमलावर हो जाना। फिर मैं देखूंगा तुर्कमान कैसे हमारा मुकाबला करते हैं और कैसे देर तक हमारा सामना कर सकते हैं। अब्दुल रज़ाक और छोटे सालार जो उन दिनों उनके तहत काम करते थे सब ने उससे इत्तेफाक किया था, लिहाजा पेशकदमी फिर शुरू कर दी गई। जिस वादी के अंदर तुर्कमानों ने पड़ाव कर रखा था उस वादी के शुमाल मशरकी दर्रे के पास जाकर अपने हिस्से के लश्कर के साथ अब्दुल रज़ाक अलहदा होकर बाएं जानिब बढ़ा था। उसके अलहदा होने के थोड़ी देर बाद शुमाल मगरिब के दर्रे से अपने लश्कर के हिस्से के साथ अली बिन रबी वादी में दाखिल हो गया था। अली बिन रबी अपने लश्कर के साथ वादी में दाखिल हुआ। उसके लश्कर को देखते ही तुर्कमान मुसल्ला होकर बड़ी तेजी से उसकी तरफ लपके। दूसरी तरफ अली बिन रबी भी हमलावर होने के लिए पूरी तरह तैयार था। चुनाचे तूफानी अंदाज में उसने अपने लश्कर को आगे बढ़ाया और फिर वो तुर्कमानों पर हमलावर हो गया था। तुर्कमान अपने सामने अली बिन रबी की कमानदारी में एक छोटा सा लश्कर देखकर बिफर गए थे। वो इरादा कर चुके थे कि जल्द उस लश्कर का खात्मा कर देंगे। चुनाचे वो फौरन अली बिन रबी के लश्कर पर हमलावर हुए थे। अभी ये टकराव हुआ ही था कि पुश्त की जानिब से तकबीरें बुलंद करता हुआ अपने लश्कर के साथ अब्दुल रज़ाक भी नमूदार हुआ और वो तुर्कमानों की पुश्त पर कज़ा की हलाकत खेसियों की तरह हमलावर हुआ था। इस तरह उन वादियों में लश्करों के टकराने से मैदान जंग के अंदर नफ्स की जिल्लत, रूहों की रुसवाइयाँ,
आरजुओं की सुनसानियां उठ खड़ी हुई थी। करब व जिल्लत के बगोले रक्स करने लगे थे। लश्कर एक दूसरे पर ओलों की तरह बरसने लगे थे। फिजाओं के नोहे, हवाओं के मातम मैदान जंग पर खौफ व वहशत तारी करने लगे थे। तुर्कमानों के लश्कर की तादाद ज्यादा थी। उनके मुकाबले में अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक के लश्कर की तादाद बिल्कुल मुख्तसर थी। इस बिना पर जंग तूल पकड़ने लगी थी। उसका अंदाजा अली बिन रबी ने भी लगा लिया था। चुनांचे जब उसने देखा कि जंग तूल पकड़ रही है और तुर्कमान अपनी अददी फोकियत से फायदा उठाते हुए बढ़ चढ़कर हमलावर हो रहे हैं, तब उसने चंद बार जोश व वलवले से भरपूर तकबीरें बुलंद की। उसके बाद उसने अपने लश्करियों को ललकारा, उन्हें मुखातिब करते हुए उसे पूरी ताकत और कुव्वत के साथ हमलावर होने के लिए कहा, ताकि जंग तूल ना पकड़ सके और तुर्कमानों को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़े। अली बिन रबी की उन तकबीरों और उसके इस तरह ललकारने पर उसके लश्करी, जो उसके इशारों पर काम करने के आदी हो चुके थे, वो खोलते अलाव की तरह भड़क उठे थे। लिहाजा सारे लश्करी जो अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक के तहत काम कर रहे थे, वो मौत के सौदागरों की हुनरमंदी की तरह हमलावर होते हुए अपने पीछे तुर्कमानों की लाशों की बिसात बिछाते और एक तरह से रंजो गम के खलियान खड़े करते चले गए थे। तुर्कमानों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हमलावरों को वादी से निकाल बाहर करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अली बिन रबी, अब्दुल रज़ाक और उनके साथियों के पुरजोश हमलों का दिफा ना कर सके, शिकस्त उठाई और भाग खड़े हुए। उस मौके पर अली बिन रबी अब्दुल रज़ाक को मुखातिब करते हुए कहने लगा, अब्दुल रज़ाक, तुम अपने हिस्से के लश्कर के साथ इन तुर्कमानों के पड़ाव की हर चीज को समेटो। मैं जंग में गिरफ्तार होने वाले तुर्कमानों पर निगाह रखने के साथ साथ अपने हिस्से के लश्कर के साथ मुस्तैद रहूंगा, ताकि हमें सामान समेटते हुए देखकर भागने वाले तुर्कमान पलटकर हमलावर होकर हमारी फतह को शिकस्त में तब्दील ना कर दें। अब्दुल रज़ाक ने उससे इत्तेफाक किया था। चुनांचे अपने हिस्से के लश्कर के साथ उसने सामान समेटा। सामान की देखभाल भी अब्दुल रज़ाक के लश्कर के जिम्मे की गई। उसको आगे रखा गया। दरमियान में गिरफ्तार होने वाले तुर्कमानों को, जिनमें औरतें बच्चे भी शामिल थे, रखा गया और पिछले हिस्से में हिफाजत की खातिर खुद अली बिन रबी अपने हिस्से के लश्कर के साथ रहा, ताकि तुर्कमान पुष्ट की जानिब से हमलावर होकर नुकसान ना पहुंचा सके। उस हालत में वो कोहिस्तानी सिलसिले से निकलकर सुल्तान मसूद गजनवी के पास पहुंचे थे। सुल्तान मसूद गजनवी ने अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक की उस कामयाबी को सराहा था। उस मुहिम से मुतालिक मौर्रखीन लिखते हैं कि उस टकराव के दौरान जो तुर्कमानी गिरफ्तार हुए थे, उनको, उनके अहलो अयाल को सुल्तान मसूद गजनवी ने गधों पर सवार करवा के तुर्कमानों के बड़े सरदार पीगू की तरफ रवाना किया और ये पैगाम दिया, ये देखो और आइंदा के लिए होशियार हो जाओ। इसलिए जो वादा खिलाफी करता है, अपने अहद को तोड़ता है, उसका यही हशर और हाल होता है। ये गिरफ्तार होने वाले तुर्कमान जब पीगू के पास पहुंचे तो पीगू ने सुल्तान मसूद को पैगाम भिजवाया, मैं खुद भी इन लोगों से बेजार था। इनका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मेरी इनमें से किसी के साथ रिश्तेदारी या गहरा ताल्लुक है। बहरहाल मौर्रखीन के मुताबिक पीगू ने उन लोगों से अपनी लाइल्मी का इजहार किया और सुल्तान मसूद गजनवी को यह भी कहला भेजा कि मैं खुद इन लोगों से बेजार था और मैं खुद इनको सजा देना चाहता था जो इन्हें खुद ब खुद मिल गई है। मौर्रखीन लिखते हैं कि हिरात की तरफ जाते हुए जिन तुर्कमानों का सुल्तान ने कला कमा किया था, उनसे निमटने के बाद सुल्तान हिरात शहर पहुंचा, लेकिन उसे कहीं जमकर ठहरने का मौका ना मिला। तुर्कमानी जगह जगह बगावतें और सरकशी खड़ी कर रहे थे। चुनाचे उन्हीं कार्रवाइयों की वजह से सुल्तान ज्यादा दिन हिरात में ना ठहरा। हिरात से निशापुर पहुंचा और वहां से उसने तुर्कमानों से निपटने के लिए तूस शहर का रुख किया था। मौर्रखीन लिखते हैं कि तूस के कुर्बो जवार में भी तुर्कमानों के एक लश्कर से सुल्तान मसूद का आमना सामना हो गया। सुल्तान ने उन पर हमलावर होकर उनकी अक्सरियत को मौत के घाट उतार दिया और तूस शहर में दाखिल हुआ। उसके बाद सुल्तान को यह भी खबर मिली कि मावराउल नहर का हुक्मरान तुगरल बेग, जो पीगू की तरह तुर्कमानों का एक बहुत बड़ा और ताकतवर लश्कर रखने वाला हुक्मरान था, वो दरियाए आमू को अबूर करने के बाद करीबी इलाके में कयाम किए हुए हैं और आने वाले दिनों में सुल्तान मसूद के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों की इब्तदा करना चाहता है। सुल्तान मसूद ने बकौल मौर्रखीन सर्दियों का मौसम निशापुर में गुजारा था। उसके बाद हिजरी 430 के मौसम बहार में तुगरल बेग पर जरब लगाने के लिए निशापुर से निकला था। तुगरल बेग एक खासे बड़े लश्कर के साथ बादावत शहर में ठहरा हुआ था। दूसरी तरफ तुगरल बेग को जब खबर हुई कि सुल्तान मसूद गजनवी उससे निमटने के लिए निशापुर से रवाना हो चुका है, तो वो खौफ और डर के मारे अपने इलाके की तरफ भाग गया। चुनाचे सुल्तान मसूद गजनवी तुगरल बेग के फरार की खबर सुनकर रास्ते ही में अपना फैसला बदलकर सरख्स जा पहुंचा। यहाँ की कुव्वतों ने भी बगावत पर आमादगी का इजहार कर रखा था, खिराज देने से इनकार कर दिया था।
सुल्तान मसूद ने वहां के बाशिंदों को नाफरमानी का खूब मजा चखाया और सरख शहर और उसके किले को अपना मतीब बनाकर उसने बकौल मोरखीन दंदान कान के मकाम पर जा कयाम किया था। सुल्तान मसूद गजनवी ने क्योंकि तुर्कमानियों को अनगिनत मौके पर बदतरीन शिकस्तें दी थी, उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया और उन्हें अपने इलाकों से निकाल बाहर किया था। लिहाजा तुर्कमानी भी अब एक तरह से उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आए थे। लिहाजा तुर्कमानों ने आपस में इत्तेफाक किया, सारे जमा हुए और ये फैसला किया कि सुल्तान मसूद को घेर कर उसका खात्मा कर दिया जाए ताकि आने वाले दौर में उनके रास्ते में रुकावट खड़ी ना कर सके। चुनाचे मौरखीन लिखते हैं कि जिस वक्त सरक्स से निकलकर खुले मैदानों में सुल्तान मसूद गजनवी ने दंदान कान के करीब कयाम कर रखा था, तब 8 रमजान को तुर्कमानी हरकत में आए। बहुत बड़ा और जर्रार लश्कर जिसका शुमार नहीं किया जा सकता था, उसे लेकर वो सुल्तान मसूद गजनवी की तरफ बढ़े। चारों तरफ से उसे घेर लिया। तुर्कमानियों की उस योरिश, उस हमले से मुतालिक मौरखीन कुछ इस अंदाज में लिखते हैं, कहते हैं 8 रमजान हिजरी 430 को सुल्तान मसूद को एक बार फिर तुर्कमानियों से वास्ता पड़ा। एक जबरदस्त लश्कर ने सुल्तान मसूद को चारों तरफ से घेर लिया। बादल नाखास्ता सुल्तान मसूद ने अपने लश्कर को मुरत्तब किया और फरीकैन में जंग शुरू हुई। लड़ाई के दौरान सुल्तान मसूद के लश्कर के कई सालार और सरदार जो आए दिन की जंगों से तंग आ चुके थे, वो मैदान जंग छोड़ गए। सुल्तान ने अपने साथी सरदारों की ये नमक हरामी और हालत देखी तो वो खुद मैदान में अपने लश्कर का हौसला बढ़ाते हुए और उनके आगे रहते हुए जंग करने लगा। मौरखीन ये भी लिखते हैं कि उस मौके पर सुल्तान मसूद ने तुर्कमानियों के बेशतर लश्करियों को तलवार के घाट उतार कर सब पर अपनी धाक बिठा कर रख दी और ऐसी जवामर्दी से लड़ा कि शायद किसी हुक्मरान ने मैदान जंग में ऐसी जुर्रतमंदी और बहादुरी का मुजाहिरा किया होगा। मगर उसका क्या इलाज कि सुल्तान मसूद के बकौल मौरखीन बुरे दिन आ चुके थे। लश्कर का कुछ हिस्सा दुश्मनों ने काट मारा और जो बाकी बचे थे उनमें कुछ ने फरार इख्तियार कर लिया था। सुल्तान मसूद अपने चीदा चीदा सालारों और लश्करियों के साथ रह गया था। चुनाचे उस टकराव के मुतालिक मौरखीन मजीद लिखते हैं, जब सुल्तान मसूद ने देखा कि उसके आसपास उसके कोई ज्यादा साथी बाकी नहीं रहे, मजबूर होकर लड़ाई से हाथ उठाया और अपने कुछ सालारों और साथियों के साथ दुश्मन की सफों को चीरता हुआ मैदान से भाग निकला। साथ ही मौरखीन ये भी लिखते हैं कि दुश्मनों ने उसे अपने सामने भागते हुए देखा, लेकिन किसी को जुर्रत न हुई उसका ताकुब करता। सुल्तान मसूद इस तरह फरार इख्तियार करता हुआ मर्व शहर पहुंचा। वहां उससे पहले ही उसके कुछ दस्ते जंग से फरार हासिल करके पहुंच चुके थे। चुनाचे मफरूर लश्करियों के दस्ते उससे आ मिले थे। रास्ते में सुल्तान मसूद ने बकौल मौरखीन उन मफरूर लश्करियों से किसी किस्म की बात ना की और उनको साथ लेकर गजनी पहुंचा। यहां उसने मफरूर लश्करियों के मशहूर सरदारों में से बख्तगदी और हाजिब शेबानी जो सरे फहरिस्त थे, उनको गिरफ्तार करके हिंदुस्तान के मुख्तलिफ किलों में कैद कर दिया। और मौरखीन कहते हैं उन कैदियों में से अक्सर ने कैद की हालत में ही वफात पाई। गजनी के लोग बड़े शानदार अंदाज में सुल्तान और उसके लश्कर का इस्तकबाल करना चाहते थे, लेकिन ऐसा ना हो सका, इसलिए कि सुल्तान अपने लश्कर के साथ रात के पिछले हिस्से में गजनी शहर में दाखिल हुआ था। चुनाचे सारे लश्करी अपने घरों को और बाकी मुस्तकर की तरफ मुंतकिल हो गए थे।